साथियों, मैं समझता हूं कि ये गाना आप सभी ने सुना होगा। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। जवानी की ऐसी ही एक झकझोर कर रख देने वाली कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले नमन करता हूं भारत की उस भूमि को जो ऐसे वीरों को जन्म देती है। फिर नमन करता हूं हिमाचल के उन पर्वतों को जिसने पहाड़ जैसा दिल रखने वाले दिलदार और जाबाज परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को जन्म दिया। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। ऐसा ही जुनून कैप्टन विक्रम बत्रा अपने अंदर रखते थे कि कुछ करना है, जिंदगी में कुछ तो करके जाना है। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। इनकी कहानी इतनी छोटी नहीं है कि मैं एक वीडियो में इसको कवर कर सकूं, लेकिन मैं आपको बहुत ही ब्रीफली इनके बारे में सारी नॉलेज दे दूंगा। और ये वादा करता हूं कि अगर आप इस कहानी के बाद फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपका साहस अननोइंगली 2 गुना हो जाएगा, अनडाउटेडली 3 गुना हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की, और आपको बता देता हूं कि हिमाचल की वीर भूमि में इस वीर का जन्म हुआ 9 सितंबर 1974 को। 1974 में एक बच्चा जन्म लेता है 7 सितंबर में, और वो 9 सितंबर की बात थी। उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े होते हैं। इनका एक ट्विन ब्रदर भी है। उस ब्रदर के साथ इन्होंने पढ़ाई की। इनका जो माहौल था वो हमेशा इंडियन आर्मी से रिलेटेड रहा, इसलिए इनकी एक ललक थी कि मुझे आर्मी में जाना है। लेकिन साथ साथ स्कूलिंग चलती रही साथियों। डीएवी पब्लिक स्कूल से इनकी स्कूलिंग होती रही। उसके बाद इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहां इनकी मुलाकात होती है एक सुंदर सी लड़की से जिसका नाम था डिंपल चीमा। और ना चाहते हुए भी इनको डिंपल से प्यार हो जाता है। दोनों प्रेम में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने एमए किया इंग्लिश में एमए किया। जब स्कूलिंग खत्म हो गई, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, उसके बाद इनको नौकरी मिलती है साथियों। और नौकरी मिलती है इनको मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली जॉब होती है दोस्तों। उस वक्त पे 1990s में इनको जो जॉब मिली थी उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपीस। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज के 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा की कीमत है 1990 के 1 लाख रुपीस की। लेकिन क्या करें, मन में कुछ अलग चीज थी। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, दिल में तो कुछ और चल रहा था। दिल में चल रहा था भारतीय सेना में जाने का सपना, और इसी सपने को बुनते हुए इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी जिसके लिए हांगकांग, चाइना जाना था। और उसके बाद 1996 में पहली बार एग्जाम देते हैं सीडीएस का एग्जाम देने के बाद पास होते हैं, खूब मेहनत करते हैं। और उसके बाद इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में इनका एसएसबी होता है साथियों। एसएसबी क्यों लिया जाता है? क्योंकि इंडियन आर्मी का मतलब है इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। आप में एक ट्रू लीडर छिपा है कि नहीं, ये देखती है इंडियन आर्मी। और इसीलिए इस एग्जाम को देश की सबसे हाईएस्ट एजुकेशनल बॉडी जो है वो आपको सेलेक्ट करती है, वो आपको परखती है, और उसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप 12th पास हैं तो आप एनडीए के थ्रू जाएंगे। ये ए ग्रेड की जॉब होती है साथियों। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सीडीएस के थ्रू जाएंगे। विक्रम बत्रा सीडीएस के थ्रू गए ग्रेजुएट होने के बाद। जब उनका एसएसबी हुआ दोस्तों, तो एसएसबी में 35 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट करने थे, और उन 35 में विक्रम बत्रा पहली पोजीशन पे थे। इसको कहते हैं जुनून। जब हम फिजिकल दे रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको पास होना है, हमको सोचना है कि हम पहली पोजीशन पर आएंगे। ऐसी रेस आज दौड़ूंगा क्योंकि ये 6 मिनट मेरी जिंदगी को डिसाइड करने वाली हैं। इस तरह से आपको जुनून रखना है किसी भी जॉब के लिए। अगर आप जा रहे हो तो उससे आपको प्यार होना चाहिए दोस्तों। जब इन्होंने सीडीएस का एसएसबी क्वालिफाई कर लिया तो ये सेलेक्ट हुए, अपॉइंट हुए एज अ लेफ्टिनेंट इन जम्मू कश्मीर राइफल्स। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देख लो, सारे लोग हमेशा गलत करते हैं इस स्पेलिंग को। ये होती है, इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन बोलने में ये लेफ्टिनेंट आता है साथियों। ठीक है, जब ये जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हो जाते हैं तो उसके बाद होती है इनकी ट्रेनिंग।
और ट्रेनिंग में आपको 19 महीने का वक्त दिया जाता है, जिसमें आपका एक एक अंग परख लिया जाए साथियों। ये उस वक्त की बात है जब इनका सिलेक्शन हुआ, जब 1990 से 1996 तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, वहाँ मिलिटेंसी अपने पूरे जोरों पर थी। ये वही दौर था साथियों जब 5 लाख से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल के खदेड़ दिया गया था आतंकवादियों की सहायता से। 1998 आता है। जब 1998 आता है तो इनको मऊ भेज दिया जाता है साथियों। मऊ एमपी में है। ये थोड़ा सा इंसर्जेंट इलाका है, यहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है और इनको वहाँ कमांडो की ग्रेड दे दी जाती है। कमांडो, आप इनका बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह इनका प्रमोशन हो रहा है, आप ध्यान रखो। 1998 में इनको कमांडो बना दिया जाता है और कमांडो बनने के बाद 1999 आता है। यही है, देखो साथियों मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ब्रीफ में बताऊंगा, अगर बहुत ही खोल के बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी बताना है। तो 1999 जब आता है साथियों, 1999 में ही हुआ था कारगिल वॉर और उसी वीरता की कहानी मैं आज आपको यहां सुनाऊंगा। अचानक से फोन आता है, डिंपल के साथ विक्रम बत्रा बैठे थे और अचानक से फोन आता है कि कारगिल जाना है। तो डिंपल कहती है अब क्या होगा? तो विक्रम बत्रा सैड कि अगर मैं लौटा तो 2 ही चीजों में लौटूंगा, या तो लौटूंगा अपने पैरों पर और या लौटूंगा तिरंगे में। तो सब लोग भौंचक के रह गए ये बात सुन के कि इसमें इतना जोश, इतना जुनून क्यों है देश के लिए। ये जुनून अंदर से आता है साथियों। और जब विक्रम बत्रा को सेलेक्ट किया गया कारगिल के लिए, तो जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने पूछा कि भाई किस तरीके से आप वहां जाके लड़ोगे? तो ही सेड ओनली वन थिंग कि अगर सुबह 5 बजे सर आप हमको जाने के ऑर्डर्स देते हैं तो शाम को 5 बजे ही जो पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना जज्बा मैं अपने अंदर रखता हूं। ये इनके मुंह से निकली हुई बात थी दोस्तों। लोग खुश हो गए। ये उस जगह की कह रहे थे जहां कारगिल में -32 डिग्री से -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, -40 डिग्री तक। इमेजिन कर सकते हो आप। वहां क्या हुआ, 2 टुकड़ियां बनाई गई दोस्तों। ये लड़ाई असल में 2 लोगों के शासनकाल में हुई थी, 2 लोगों की डेमोक्रेसी में हुई थी। उस तरफ थे परवेज मुशर्रफ और इस तरफ थे हमारे जाने माने शहंशाह अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये लीडर भी ऐसा लीडर था कि ऐसा लीडर शायद दोबारा ना हो। अब आपको बात बताता हूं सौरभ कालिया की। एक लेफ्टिनेंट थे सौरभ कालिया, इनके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए। ये भी बहुत बहादुर व्यक्ति थे। इन्होंने देखा कि अचानक से ऐसा होता है साथियों कि कुछ वक्त ऐसा आता है कारगिल में कि जहां बहुत बर्फ पड़ती है, -40 डिग्री पर चला जाता है, तो दोनों देशों की फौजें अपने अपने पीछे लौट जाती हैं इन पहाड़ियों से, क्योंकि पूरा इलाका पहाड़ी का है। अच्छा, ये पीछे पीछे लौट गए, लेकिन अचानक से सब सौरभ कालिया की बटालियन वहां पे जो है घूम रही थी। वो देख रहे थे कोई हरकत तो नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि फुल फ्लैश्ड पाकिस्तान आर्मी आकर पहाड़ों पर डेरे जमा रही है और वहां फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने सौरभ कालिया को पकड़ लिया इस अटैक में और उनकी आंखें निकालनी, कान में रॉड घुसा दी गई, उनके शरीर को इतने टुकड़े कर दिए गए और बाद में जब भारत को वो मिला पैकेज बना के, तो आर्मी का खून खौल गया और वो स्वाभाविक भी था साथियों। तो उसके बाद ऑपरेशन सफेद चलाया गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो फेल हो गया। फिर बात आई जमीन के जाबाजों की और बात आई इंडियन आर्मी की कि अब इंडियन आर्मी के अलावा इसको कोई नहीं देख सकता। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि कारगिल में तोलोलिंग नाम की एक जगह है। तोलोलिंग ये हाईएस्ट पीक्स में से एक है साथियों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है अगर आपको पाकिस्तान को टैकल करना है तो। इस पर आर्मी ने 4 अटेम्प्ट किए, लेकिन चारों अटेम्प्ट फेल हो गए। क्यों फेल हो गए ये भी आपको बता देता हूं। ये इसलिए फेल हो गए दोस्तों क्योंकि ये पहाड़ हैं, यहां बैठी है पाकिस्तान की आर्मी और यहां बैठी है इंडिया। यानी जब ऊपर से वो गोलीबारी करते हैं, तोप गोले फेंकते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, तो नीचे लोग मारे ही जाते हैं। और चारों अटेम्प्ट्स में हमने बहुत कैजुअलिटी सहन करी, बहुत ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन हम पास नहीं हुए। उसके बाद मैदान में आती है एक बटालियन और जिसका नाम होता है साथियों, गर्व से सीना फूलता है, और उसको कहते हैं राजपुताना राइफल्स। राजपुताना राइफल्स। और वो कहते हैं कि शाम तक तोलोलिंग आपके इलाके में होगी सर। राजपुताना राइफल्स का अपना एक इतिहास रहा है कि ये कभी हारे नहीं है। और साथियों जैसा नाम था वैसा ही काम भी हुआ।
तोलोलिंग की पहाड़ी शाम तक राजपूताना राइफल्स ने अपने कब्जे में कर ली, 1500 से ज्यादा पाकिस्तानियों को ढेर करके, पहाड़ पर उल्टा चढ़ने के बावजूद। इसलिए लोग इनसे डरते हैं। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों 5140। ये पॉइंट है तोलोलिंग पर ही, उसी के ऊपर जाकर। ये पॉइंट बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, इसको बहुत जरूरी था कि इसको हमको टैकल करना है, इसको हमको जीतना है। और इसके लिए बनाई गई 2 टुकड़ियां, एक डेल्टा और एक अल्फा। और डेल्टा को लीड कर रहे थे कैप्टन बिक्रम बत्रा। अभी तक ये लेफ्टिनेंट ही थे साथियों, लेकिन जब डेल्टा की कमान इनके हाथ में दी गई तो इनको बना दिया गया कैप्टन बिक्रम बत्रा। अब फिल्म में ये अपने रोल में आते हैं साथियों। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो पहाड़ी थी ये ऐसी ही थी। सारी ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान बैठा था और नीचे थी इंडियन आर्मी। दोस्तों बिक्रम बत्रा ने कहा था कि मैं जब 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाऊं तब तक आप फायरिंग मत रोकना। और लगातार इंडियन आर्मी जो थी वो फायरिंग कवर अप कहते हैं इसको, कवर दे रही थी। और जब 100 मीटर पर बिक्रम बत्रा पहुंचे अपनी बटालियन के साथ तो उन्होंने नीचे कह दिया कि आप फायरिंग बंद कर दो, अब आमने सामने होने दो। और जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो साथी जो बिक्रम बत्रा जी के साथी हैं वो बताते हैं कि 8 लोगों को सिर्फ हाथों से मरोड़ दिया था इस बंदे ने। ये जज्बा था देश के लिए। किसी को कोहनी से, किसी को लात से, किसी को घूंसे से पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया गया साथियों। और शाम तक 5140 पर तिरंगा लहरा दिया गया। इन्होंने कहा था कि अगर हम जीते तो हमारा कोड होगा ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर साथियों। इसके बाद जब इसको कवर अप कर लिया तो पाकिस्तानी आर्मी इनसे खौफ खा गई और इनका नाम उन्होंने दिया शेर शाह। क्या नाम दिया? शेर शाह। और कहा शेर शाह अब इसके ऊपर मत आना वरना तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। लेकिन जाबाज कभी तूफानों से घबराते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। और ऐसा ही हुआ और वारी आई साथियों 4875 की। पॉइंट 4875 ये उसी में पहाड़ी है, बहुत ऊंची चोटी है, लगभग 16,000 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर साथियों। इतनी ठंडी, बर्फ के थपेड़े, हाथ में गोला बारूद और बंदूकें, और ये लोग देश के लिए लड़ते हैं, इसलिए हम यहां आराम से बैठे हैं। समझ में आया? तो ये 24 साल का जाबाज जब मैदान में उतरा साथियों, तो बात है ये 7 जुलाई की साथियों, बात है ये 7 जुलाई की। 7 जुलाई को हम लोग पहुंच गए 4875 पर और वहां पर जाकर इन्होंने तिरंगा लहरा दिया दोस्तों, तिरंगा लहरा दिया। कैप्टन बिक्रम बत्रा को लोगों ने हाथों में उठा लिया। एक साथी के गोली लग गई और इनका एक ही रूल रहता था कि ये दिल मांगे मोर, इसीलिए इनको थोड़ा और आगे जाना था दोस्तों। अब और आगे जाने के लिए जब ये खड़े हुए तो पाकिस्तानी कायर, क्योंकि पाकिस्तान का तो नाम ही कायरता है, पाकिस्तानी कायरों ने स्नाइपर से इन पर हमला बोला और गोली दिल के पार हो गई। इनके दिल के पार हो गई गोली साथी। और जब दिल के पार गोली निकली तो ये जाबाज, ये 24 साल का एक लड़का वीर गति को प्राप्त होकर हमेशा के लिए अमर हो गया। इनके जस्ट बाद ही ये थोड़े अफसोस की बात है कि इस वीर ने इतनी ताकत से, इतने साहस के साथ लोगों का सामना किया, 10-10 लोगों को हाथों से ही मार दिया, उसके बावजूद ये जीत का जश्न देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और 7 जुलाई के बाद 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया। पाकिस्तान को जब खदेड़ा तो वो परवेज मुशर्रफ जाके अमेरिका की शरण में चला गया और कहा सर ये युद्ध बंद करवा दो वरना हम पूरा देश ही मारा जाएगा। इंडियन आर्मी इस तरीके से खौफ भर दिया था इन लोगों के अंदर। दोस्तों ये कहानी है उन जाबाजों की जो आर्मी में है, जो हमारे वतन की रक्षा, हमें हमेशा रक्षा करते हैं बॉर्डर से, हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे घरों में, जिससे हम चैन से रह सकें। उनके लिए जहां भी आपको कोई फौजी दिखे, कोई आर्मी वाला दिखे, कोई डिफेंस पर्सनल दिखे, चाहे वो पुलिस में हो, एक सल्यूट तो बनता है दोस्तों, जरूर बनता है एक सल्यूट। ये कहानी थी बिक्रम बत्रा की साथियों। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये मूवी सब देख के आए, बहुत अच्छी मूवी है। और आपको बता दूं कि जो डिंपल चीमा थी, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, वो आज भी बिक्रम बत्रा से प्यार करती हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं समझता हूं इससे आपका साहस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।